बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू महीउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। और आज हम केमिस्ट्री एमडी कैट यूएचएस लेक्चर नंबर 33 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये यूनिट नंबर 1A है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। इसमें स्टूडेंट्स इसमें हमने स्क्रीन पर डाटा लिखा हुआ है। डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड: atomic radius, ionic radius, melting points, boiling point, ionization energy, electron affinity, electronegativity, electrical conductivity, oxidation state and hydration energies। स्टूडेंट्स ये सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं। इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को हमने पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में डिस्कस करना है। इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन इट इज़ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। हम इन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल को भी ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के शॉर्ट इंट्रोडक्शन से कि पीरियोडिक टेबल में एक टर्म पीरियड्स यूज़ होगी। पीरियड्स जो हैं ये नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ शेल्स। स्टूडेंट्स इसमें ग्रुप नंबर भी होगा। ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी का ग्रुप नंबर 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, 3, 4, 5 एंड 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड्स हैं? देयर आर ओनली 2, ब्रोमीन एंड मरकरी। ये लिक्विड्स हैं इन नॉर्मल कंडीशंस। पीरियोडिक टेबल में गैसेस कौन से एलिमेंट्स हैं? स्टूडेंट्स इसमें 6 नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस: हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। 6 नोबल गैसेस के अलावा कुछ और भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। स्टूडेंट्स ये पीरियोडिक टेबल में सारी गैसेस हमने मेंशन कर दी हैं। इसके बाद हमें कुछ और टिप्स हैं हमारे लिए। पीरियोडिक टेबल में एक टर्म इस्तेमाल होगी ब्लॉक। S, P, D एंड F। देयर आर 4 ब्लॉक्स और ब्लॉक्स depend on filling of last electron in subshell। कि किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते वक्त आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है उसको आप ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में जाता है, P में जाता है, D में जाता है या F में। स्टूडेंट्स जो S ब्लॉक है इन सबको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ग्रुप नंबर 1A प्लस ग्रुप नंबर 2A शामिल हैं। P ब्लॉक में ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक शामिल है। ग्रुप 8A तक। लेकिन एक बात याद रखें कि जो हीलियम है उसको भी S ब्लॉक के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि हीलियम 1s2 है। पीरियोडिक टेबल में लिखा तो उसको P ब्लॉक में जाता है, बट इट इज इंक्लूडेड इनटू S ब्लॉक। फिर D ब्लॉक है। तो स्टूडेंट्स ये 1B से लेकर 8B तक ये ग्रुप्स हैं यहाँ पर। और जो F ब्लॉक है उसमें लेंथेनाइड्स
लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं। अब इन ब्लॉक्स में कितने कितने एलिमेंट्स आते हैं और पीरियड्स को थोड़ा सारा डिस्कस कर दें, क्योंकि हमने इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन करने हैं, अगर आपको एलिमेंट की पोजीशन का सही तरह से आइडिया होगा तो मुख्तलिफ तरह से लफ्ज़ों में उलझा कर जो क्वेश्चंस आपको तक पहुंचाए जाते हैं वो समझना आपके लिए कुछ आसान हो जाएगा। अब पीरियड अगर फर्स्ट पीरियड है तो उसके लिए लिखा जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। पीरियड नंबर 2 and 3, second or third period, these are called as short periods. Period number 4 and 5, इनको हम लॉन्ग पीरियड्स कहेंगे। और पीरियड नंबर 6 इज लॉन्गेस्ट। पीरियड नंबर 7 इट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट पीरियड। स्टूडेंट्स, ये 7 पीरियड्स तक हमने डिस्कस तो नहीं करना, लेकिन आपको ये फिर भी आइडिया होना चाहिए। एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है पीरियोडिक टेबल का, चीज़ों को रिफ्रेश करने के लिए। अब हम पीरियड्स और ब्लॉक्स और टोटल एलिमेंट्स के लिए एक छोटा सा टेबल डिस्कस करते हैं। वी स्टार्ट इट फ्रॉम पीरियड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, टोटल एलिमेंट्स। अगर हम फर्स्ट पीरियड को देखें तो उसके एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट हैं, पी डी एफ में कुछ भी नहीं है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 2। अगर हम पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 को देखें तो एस ब्लॉक में दोनों में 2 हैं, पी ब्लॉक में दोनों में 6 एलिमेंट्स हैं, डी और एफ में कोई एलिमेंट नहीं, सो बोथ कंटेन 8 एलिमेंट्स। फिर 4 और 5, एस में 2 हैं, पी में 6 हैं और डी में 10 हैं, एफ एम्प्टी है यहाँ पर, और टोटल 18 बन रहे हैं, दोनों में यही है। और स्टूडेंट्स, पीरियड नंबर 6 की बात करें तो एस में 2 हैं, पी में 6 एलिमेंट्स हैं, 10 हैं और एफ में 14 हैं लेंथेनाइड सीरीज के, तो ये टोटल 32 बन रहे हैं। और पीरियड नंबर 7 में स्टूडेंट्स एस में 2, पी एम्प्टी है यहाँ पर, डी 10 एंड 14 एलिमेंट्स इन एफ ब्लॉक, तो टोटल स्टूडेंट्स ये 26 एलिमेंट्स बन रहे हैं। अगर हम इन एलिमेंट्स पे और भी डिस्कशन करें तो एस ब्लॉक में टोटल कितने बने हैं? 14 एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 30 हैं। डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स हैं 48 और एफ में आपके पास आ रहे हैं टोटल 28 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक रफ सा आइडिया डिस्कस किया और अब हम इस इंट्रोडक्शन को एक फाइनल टच दे रहे हैं। हमने किन एलिमेंट्स को डिटेल से डिस्कस करना है, उनके हम ग्रुप नंबर लिखते हैं। ग्रुप नंबर 1A,
ग्रुप नंबर 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A। ये हमने इनके ग्रुप नंबर लिख दिए हैं और इसमें पीरियड नंबर 1 और पीरियड नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है। पीरियड नंबर 1 में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। ये हमारा मेन टारगेट है, इन पर हमने डिटेल से डिस्कस करनी है। हम इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये NS1 होगा, ये NS2 होगा, ये NS2NP1 है। ग्रुप 4 NS2NP2 है, NS2NP3, NS2NP4, NS2NP5, NS2NP6। स्टूडेंट्स, ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें हेल्प करेगी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर एक गलती कर दी है, पीरियड नंबर 2 एंड 3 है। ये 1 एंड 2 नहीं था, ये पीरियड नंबर 2 एंड 3 है। इसको हमने करेक्ट कर दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस को और उसके साथ हम आयोनिक रेडियस की भी डिस्कशन करेंगे। एटॉमिक रेडियस इसको हम दो तरह से डिस्कस करते हैं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक, और दूसरा है हाफ ऑफ डिस्टेंस, हाफ ऑफ डिस्टेंस between nuclei of bonded atoms, और ये भी मोस्ट प्रोबेबली होमो एटम्स से रिलेटेड है। दो होमो एटम्स सेम एटम्स के आपस में बॉन्ड बने हों तो उसके डिस्टेंस का हाफ कर देंगे, दैट इज एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट्स, ऊपर वाली डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा वैलिड है। यहाँ पर जो सेकंड हमने लिखी है ये तो कोवेलेंट रेडियस के लिए भी है, ये एटॉमिक रेडियस के लिए भी यूज हो जाती है। नेक्स्ट इज आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस आयोनिक रेडियस में आप इसमें लिखेंगे साइज ऑफ आयन when supposed it as spherical। आयंस को हम स्फेरिकल सपोज कर लेंगे तो उस वक्त उसका जो साइज होगा, और इसको फिर यूं भी लिख सकते हैं कि इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आयन, न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर आयंस। स्टूडेंट्स, फिर आप इसको कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस में भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हाउ
to calculate radius for H पॉजिटिव आयन। पहले तो ये सोचें कि H पॉजिटिव आयन का कोई रेडियस हो भी सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक अगर एवरेज डिस्टेंस लेते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें तो कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कि इलेक्ट्रॉन होता है वो भी लूज हो गया है। तो अब इसका रेडियस कैसे डिस्कस किया जाएगा? स्टूडेंट्स, जब भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके सराउंडिंग में एक फील्ड होगा, उसकी चार्ज डेंसिटी का फील्ड। अगर इलेक्ट्रॉन उस फील्ड से बाहर है तो उस पे अट्रैक्शन नहीं होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन उस फील्ड पर है तो फिर उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन होगी। तो फिर यहां पर हमें आइडिया मिलता है कि डिस्टेंस वेयर इलेक्ट्रॉन फील अट्रैक्शन और रिपल्शन। स्टूडेंट्स, अगर ये नेगेटिव आयन होता तो फिर रिपल्शन टू इलेक्ट्रॉन होती। तो इस तरह से भी इनके चार्जेस को डिस्कस किया जा सकता है, इनके रेडियस को डिस्कस किया जा सकता है। अब हम फैक्टर्स फैक्टिंग रेडियस पे आ जाते हैं। फैक्टर्स, स्टूडेंट्स, अब ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं ये सब के लिए हैं, यानी आयनिक रेडियस के लिए, कोवलेंट रेडियस के लिए, ये वैंडरवाल रेडियस एक टर्म यूज होती है, मैं आगे जाके वैंडरवाल रेडियस पे बात करूंगा, उसके लिए अब ये यूज हो सकती है। तो इसमें हम कहेंगे कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। अगर शेल नंबर बढ़ते हैं तो फिर रेडियस भी बढ़ता है। दूसरी बात, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। तीसरी बात, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। चौथी चीज है, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और आखिरी बात कि रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर को हम मल्टीप्लिसिटी भी कह सकते हैं, कि अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कंपेयर करें, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ने से रेडियस कम हो जाता है। इसको हम आगे जाके एग्जांपल्स में डिस्कस कर लेंगे। अभी एक चीज को अंडरस्टैंड करें, दो टर्म्स हैं, एक है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर। स्टूडेंट्स, प्रोटॉन नंबर लेफ्ट टू राइट भी बढ़ता है इन अ पीरियड, और टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है इन अ ग्रुप। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस तो दोनों तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमने एक ज्यादा एक्यूरेट टर्म इस्तेमाल की है, विच इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप सिंपली कह लें न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ये इसका सिंपलेस्ट आइडिया है। लेकिन इसको ये भी देखें, Z ये एटॉमिक नंबर है, Z माइनस सिग्मा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और सिग्मा क्या है? ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि स्टूडेंट्स, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएं तो प्रोटॉन बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस बढ़ रही होती है।
जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो प्रोटॉन तब भी बढ़ रहे होते हैं, बट न्यूक्लियर अट्रैक्शन टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप बढ़ नहीं रही होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शेल ऐड होते हैं व्हेन यू कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो वीक होती जाएगी, और फिर जो इनर इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा, तो उसकी वजह से भी अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी। तो मैं यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की टर्म यूज कर रहा हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में न्यूक्लियर चार्ज आए तो मैंने आपको उसका मतलब समझा दिया। न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट भी बढ़ता है और टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है, लेकिन अट्रैक्शन लेफ्ट टू राइट कम होती है, बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप कम होती है। स्टूडेंट्स, अब हम इसके ट्रेंड्स की बात करते हैं। इसमें मैं तो वैसे टारगेट तो हमारा पीरियड है, लेकिन हम ग्रुप ट्रेंड की भी बात कर जाएंगे पीरियड के साथ साथ। ग्रुप ट्रेंड, ग्रुप में टॉप टू बॉटम शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट ये भी बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये कम होता है। न्यूक्लियर चार्ज ये मैं डिफरेंशिएट करने के लिए लिख रहा हूं जानबूझ के। न्यूक्लियर चार्ज ये बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट भी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम भी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। फिर इनर इलेक्ट्रॉन ये भी बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ने से अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस कम होती है, तो फिर टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप रेडियस इंक्रीज करता है। मैंने सिंबल उल्टा लगा दिया है, रेडियस इंक्रीज करता है। हमने ऊपर एक लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जब इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उनकी रिपल्शन बढ़ती है, और जब इनर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बढ़ेगी तो फिर साइज भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है पीरियड में इसका क्या ट्रेंड है? पीरियड ट्रेंड। स्टूडेंट्स, पीरियड में शेल्स सेम, शेल चेंज नहीं होते, पीरियड नंबर भी तो खुद शेल नंबर है। शील्डिंग इफेक्ट सेम, और स्टूडेंट्स ये सिर्फ पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में सेम रहता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट पीरियड नंबर 2 और 3 में इलेक्ट्रॉन इनसाइड उनमें इजाफा नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर फोर्थ फिफ्थ की बात करें तो वो बढ़ता है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, शील्डिंग इफेक्ट चेंज होता है उनमें, लेकिन यहाँ पर उस पर बहस नहीं कर रहा मैं। पॉइंट नंबर 3 इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर न्यूक्लियर चार्ज वो भी बढ़ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इनर इलेक्ट्रॉन सेम है, इनर इलेक्ट्रॉन्स सेम है। इसी की वजह से तो शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं हुआ। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर रेडियस को क्या होगा? रेडियस डिक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट। लेकिन यहाँ पर हमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि लेफ्ट टू राइट जब आप यूज़ करते हैं टर्म, स्टूडेंट्स आप आयनिक रेडियस के लिए इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखना पड़ेगा। फॉर आयनिक रेडियस इन पीरियड, ionic radius in period discussed for isoelectronic ions। ये सब आयंस के लिए नहीं डिस्कस किया जाता, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के लिए डिस्कस किया जाता है, दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
स्टूडेंट्स जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, उनमें शेल सेम होंगे और उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। मैंने कॉन्फ़िगरेशन का वर्ड पूरा नहीं लिखा, सिंबल लिख दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी सेम होगी। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर आयनिक के लिए ही एक और हिंट लिख रहे हैं कि केटाइन इसका साइज कम है, न्यूट्रल एटम उसका साइज ज़्यादा है और एनाइन का साइज सबसे ज़्यादा है। और एक बात और भी हम यहाँ पर मेंशन करें, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग फॉर ज़ीरो ग्रुप, ये ग्रुप 8A को बोलते हैं क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, इसलिए हम इनको ज़ीरो ग्रुप कहते हैं। वैंडर वाल रेडियस डिस्कस किया जाता है। वैंडर वाल रेडियस क्यों? क्योंकि ये जनरली किसी से बांड ही नहीं बना रहे होते, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियाई कैसे लेंगे? तो वैंडर वाल रेडियस क्या है? ये हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ नॉन बॉन्डेड एटम्स व्हेन कोलाइड। जब वो कोलाइड करते हैं तो बहुत करीब आ जाते हैं, तब उनके न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे तो वो रिलेट कर जाता है वैंडर वाल रेडियस से। स्टूडेंट्स अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? एक तो बड़ा सिंपल है, किसका साइज़ बड़ा है, किसका साइज़ कम है, ये तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। मैं बहुत सिंपल क्वेश्चंस पर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ आइडियाज़ मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ देता हूँ। क्वेश्चन लिखते हैं कि लीस्ट स्टेबल एनाइन इज, लीस्ट स्टेबल एनाइन इज, ऑप्शंस हैं फ्लोराइड आयन बीटा, लिथियम -1 आयन चार्ली, बेरिलियम -1 आयन एंड डेल्टा ऑप्शन इज कार्बन -1 आयन। स्टूडेंट्स यहाँ पर हिंट मैं आपको बताता हूँ, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, तो उनकी स्टेबिलिटी भी उसी लिहाज से है। अब यहाँ पर तो सारे नेगेटिव हैं, दो चीज़ें स्टूडेंट्स लिथियम और बेरिलियम ये मेटल्स हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो ये कम स्टेबल होंगी। इनमें भी सबसे कम स्टेबल कौन सा है उसे देखना है। तो स्टूडेंट्स दोनों की कॉन्फ़िगरेशन देखें, लिथियम इज 1s2 एंड 2s1, लेकिन जब आप लिथियम -1 बनाएंगे तो 1s2 2s2 यानी s कंप्लीट हो गया। जबकि आप बेरिलियम को देखें 1s2 2s2 और उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो वो s पहले ही कंप्लीट था, 1s2 2s2 और वो 2p 1 में चला गया। वो जो p में इलेक्ट्रॉन गया है ना वो हाफ है ना p फुल है, तो अब उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। वैसे तो लिथियम -1 भी अनस्टेबल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टेबिलिटी रूल देखें, हमने कॉन्फ़िगरेशन पहले भी डिस्कस की हुई है पिछले एक लेक्चर में, तो स्टेबिलिटी रूल के मुताबिक बेरिलियम जो है वो सबसे कम स्टेबल है। सो ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। और स्टूडेंट्स स्टेबिलिटी ऑफ एनाइंस के लिए मैं आपको हिंट बता दूं, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइंस ये सबसे ज़्यादा ग्रुप 7A में है क्योंकि नॉन मेटालिक करैक्टर ज़्यादा है, फिर ग्रुप नंबर 6A के,
और उसके बाद ग्रुप नंबर 5A के। और 4A को अगर डिस्कस करना हो तो कार्बन की बात कर लें, कार्बन नॉन मेटल है, उस लिहाज से तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है। जिसका मेटालिक करेक्टर ज़्यादा हो वो लूज़ करे, जिसका नॉन मेटालिक करेक्टर ज़्यादा हो वो गेन करे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो वो गेन कर कर ही स्टेबल बन जाती है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये हिंट फ़ायदा देगा। अब एक और MCQ यहाँ पर हम लिखेंगे, विच इज लार्जेस्ट आयन आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लार्जेस्ट आयन आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय न्यूट्रल। एक न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कौन सा आयन सबसे बड़ा होगा? सोडियम +1 बीटा, क्लोराइड -1 चार्ली, सल्फाइड -2, फॉस्फोरस -3। तो स्टूडेंट्स एक तो बात बड़ी सिंपल है, पहले भी लिखी है कि केटाइन का साइज छोटा होगा, न्यूट्रल का उससे बड़ा होगा और एनाइन का सबसे बड़ा होगा। तो इसमें 3 एनाइंस मौजूद हैं, क्लोराइड, सल्फाइड और फास्फोरस -3। सोडियम तो गेन से नहीं बनता, ये तो लूज से बना है Na पॉजिटिव, तो ये तो बिल्कुल ही फारग हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से साइज बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ती है, एक और गेन करें और भी बढ़ता है, फिर एक और इलेक्ट्रॉन गेन करें तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और ज़्यादा बढ़ती है, तो उससे साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। सो ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। विच पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें अल्फा ऑप्शन है लिथियम +1 बेरिलियम +2, बीटा ऑप्शन है बेरिलियम +2 एंड बोरॉन +3, चार्ली ऑप्शन है नियॉन न्यूट्रल है और फ्लोराइड माइनस है, एंड डेल्टा इज ऑल ऑफ दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। स्टूडेंट्स लिथियम में 3 होते हैं, एक लूज करेंगे तो 2 रह जाएंगे, बेरिलियम में 4 हैं, 2 लूज करके 2 रह जाएंगे, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। बेरिलियम 4, 2 लूज करके 2, बोरॉन 5 एटॉमिक नंबर, 3 लूज करके 2 बचे, और नियॉन 10 और फ्लोरीन ने 1 गेन करने के बाद 10 बनना है। सो ऑल ऑफ दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब हम रेडियस के ट्रेंड को थोड़ा सारा डिस्कस करते हैं कि व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो रेडियस हमने कहा था कि कम होता है। स्टूडेंट्स लिथियम +1 बेरिलियम +2 और बोरॉन +3, ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक, रेडियस डिक्रीज करता है। थर्ड पीरियड में सोडियम +1 मैग्नीशियम +2 10 इलेक्ट्रॉन बने, और एल्युमिनियम +3 अगेन 10 इलेक्ट्रॉन बने, ये भी लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज कर रहा है। कार्बन -4 नाइट्रोजन -3, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। ऑक्सीजन -2 अगेन 10, फ्लोरीन -1 अगेन 10, एंड नियॉन न्यूट्रल इट इज 10। तो स्टूडेंट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, ये हम बार बार इस बात पे एम्फसिस कर रहे हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है फॉर कंपैरिजन ऑफ आयंस। अब जनरल हिंट फॉर केटाइंस आपको मैं एक देता हूं, जनरल हिंट फॉर केटाइंस। स्टूडेंट्स इसके लिए ये है केटाइंस एंड एनाइंस कर लें। एज वी नो कि एनाइन का साइज बड़ा होता है। M4 ये ग्रुप 4 का बनता है, M3
ये 5 का बनता है, M-2 ये ग्रुप 6 का बनता है, M-1 ये ग्रुप नंबर 7 का बनता है। M कोई भी एटम है ना, फिर इसमें +1 1A है, M+2 ये ग्रुप 2A से होगा, और M+3 ये ग्रुप नंबर 3A से होगा। एज हम वी राइट दिस ट्रेंड, अगर हम इनके लिए ये लिखें कि कार्बन -4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2 एक ही पीरियड में, फ्लोरीन -1, उसके बाद लिथियम +1, बेरिलियम +2 और बोरॉन +3। तो स्टूडेंट्स ये हमने एक पूरा ट्रेंड एक पीरियड में लिख दिया है, इसमें हमने नोबल गैस को इंक्लूड नहीं किया। वो ये जो ट्रेंड लिखा जा रहा है उसमें फिर इस तरह से वेरिएशन आ जाती है। और अगर आप फ्लोरीन के बाद यूं लिखें सोडियम +1, मैग्नीशियम +2 और एल्युमिनियम +3, स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के जो साइजेस हैं वो उन एनाइंस से छोटे हैं, चाहे वो उससे नीचे वाले पीरियड में है। तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स बता दी हैं कि आप इसके क्वेश्चन में लार्जर और स्मॉलर को कैसे पिक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब एक और क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट रेडियस इज ऑब्जर्व्ड फॉर ऑप्शन इज अल्फा इज कार्बन, बीटा इज नाइट्रोजन, चार्ली इज ऑक्सीजन एंड डेल्टा इज फ्लोरीन। और मैं एक ऑप्शन चलें इसमें फ्लोरीन तक ही रहे, स्मॉलेस्ट रेडियस is observed for students according to the trend when we move from left to right radius decrease, लेकिन ये एक abnormality का पॉइंट है। स्टूडेंट्स जो नाइट्रोजन है उसका रेडियस 70 पिकोमीटर्स है, ऑक्सीजन का रेडियस 66 पिकोमीटर्स है, और फ्लोरीन जो है वो 72 पिकोमीटर्स है। ये वैल्यूज़ कहाँ से ली हैं? ये सेकेंड ईयर की बुक में आपको पता है स्टूडेंट्स, टेबल बने हुए हैं हर एक चैप्टर में डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो अब आप देख लें कि यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में एक एबनॉर्मेलिटी आई है। स्मॉलेस्ट साइज वी एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड के फ्लोरीन का होगा, लेकिन एक्चुअली वो किसका है? एक्चुअली वो ऑक्सीजन का है। स्टूडेंट्स अब ऑप्शंस में थोड़ी सी चेंज लाते हैं, नाइट्रोजन बीटा, ऑक्सीजन चार्ली, फ्लोरीन एंड डेल्टा नियोन। अब ऑक्सीजन फ्लोरीन में एबनॉर्मेलिटी थी, अब बताएं स्मॉलेस्ट रेडियस किसका है? अगेन स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट रेडियस ऑक्सीजन का ही है, 70, 66, 72 और नियोन 90 है। ये फर्स्ट ईयर की बुक से 90 की वैल्यू मैंने ली है, बुक 1 में 90 की वैल्यू रिपोर्टेड है। तो अगेन सबसे छोटा किसका साइज है? मेल्टिंग पॉइंट्स। स्टूडेंट्स अब मेल्टिंग पॉइंट्स पे आते हैं जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जीज। दीज आर रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जीज। स्टूडेंट्स एक मिसकॉन्सेप्शन है जो कि आप सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मेल्टिंग पॉइंट्स को डील करेंगे, इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। मेल्टिंग पॉइंट्स पैकिंग से भी रिलेटेड होते हैं। पैकिंग अच्छी होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। हो सकता है कि उसकी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, ये कहीं पे वेरिएशंस आएंगी तो मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। कि अब मेल्टिंग पॉइंट्स के रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने चाहिए जिनके साथ इनका ताल्लुक है। मेल्टिंग पॉइंट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, और ये मेटल्स के लिए है, जिनका बॉन्ड स्ट्रांग होगा उनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। और स्टूडेंट्स, मेटल्स के लिए फिर एक और भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर देना चाहिए कि उनके बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। जिन मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं हम इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। यानी साइज का पॉइंट आप यहाँ से ले लें, अगर साइज बढ़ रहा होगा तो फिर मेटल्स की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ वहाँ पर थोड़ी कम हो रही होगी। तो ये एक आइडिया आपको देना था। मेल्टिंग पॉइंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड्स। ये स्टूडेंट्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। फिर मेल्टिंग पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। स्टूडेंट्स, ये भी इनडायरेक्टली नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। लाइक नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं इन बॉन्डिंग, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का भी कोई इफेक्ट होता है। अब पीरियोडिक टेबल में इनके बारे में जो बुक ने लिखा गया कि मेल्टिंग पॉइंट्स, ये बुक की स्टेटमेंट को लिख रहा हूं यहां पे, इंक्रीज अप टू ग्रुप 4A देन डिक्रीज। हमने एलिमेंट्स को लेना है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। स्टूडेंट्स, ये 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A, ये हमने ग्रुप्स भी मेंशन कर दिए, यानी यहाँ तक इंक्रीज है। व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। फिर आगे जाएंगे तो ये डिक्रीज है। अब इस बात पे डिस्कशन करें कि ऐसा क्यों है, ये इंक्रीज और डिक्रीज क्यों है। इसके लिए हम मुकम्मल ट्रेंड लिखेंगे फॉर सेकेंड पीरियड। स्टूडेंट्स, ये मैं मुकम्मल ट्रेंड लिख देता हूं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम, ये देखिए ना, कार्बन बड़ा है, बोरॉन छोटा है, बेरिलियम यानी कार्बन तक बढ़ रहा है तो उसको इन्वर्स करके लिख दिया। उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। स्टूडेंट्स, अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि उनके मेल्टिंग पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, पहले बढ़ रहे थे फिर कम हो रहे थे। स्टूडेंट्स, कार्बन और बोरॉन जो हैं ये कोवलेंट क्रिस्टल बनाते हैं और इनके जॉइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है। फिर बेरिलियम और लिथियम, ये दोनों मेटल्स हैं। अगर आप ऊपर देखें, बेरिलियम और लिथियम में वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में 2 हैं, तो डेफिनेटली बढ़ गए। और उसके बाद ये सारे जो हैं ये गैसेस हैं और ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनके लिए
लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंपॉर्टेंट हैं। जब साइज कम होगा तो फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कम हो जाएंगी। इस वजह से लेफ्ट टू राइट जाते हुए उनकी साइज कम होती है, फिर उनकी मेल्टिंग पॉइंट्स भी कम हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक आइडिया आपको मैंने दे दिया। अब सॉलिड्स जो है ना, सॉलिड्स ये सारे सॉलिड हैं। साइज जब कम होता है तो बेटर पैकिंग हो जाती है, बेटर पैकिंग। तो इस वजह से बेटर पैकिंग में उनकी मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ती हैं। तो स्टूडेंट्स सेकंड पीरियड को मैंने एक पूरी डिटेल से लिख दिया। अब थर्ड पीरियड को लिखता हूं। अगर आप ऊपर देखें लिस्ट में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन वहां तक कम हो रहा है, बढ़ रहा है, और उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन उनमें से कम हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये जानकर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम नहीं है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम सल्फर लगा रहे हैं, फिर सोडियम आएगा और फिर फास्फोरस आएगा, फिर क्लोरीन है और आर्गॉन है। तो ये एक वेरिएशन क्यों आई? हालांकि उधर तो सोडियम होना चाहिए था सल्फर की जगह पर, ये क्यों नहीं है? स्टूडेंट्स मैं वैल्यू लिख देता हूं दोनों की। सल्फर की वैल्यू 113 है और सोडियम की वैल्यू 97.5 या 98 के करीब है। तो स्टूडेंट्स ये पीरियड नंबर 3 है, पीरियड नंबर 3। ये थर्ड पीरियड का हमने एक पूरा मुकम्मल लिख दिया है। ये रूटीन से हटकर क्यों हुआ? अब मैं स्टूडेंट्स एक और याद रखें बात, आपने इनके सारों के रेडियस याद नहीं करने, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज़, मैं सारों की वैल्यूज़ मेरे पास तो लिखी मौजूद हैं, लेकिन मैंने वैल्यूज़ ली, कहाँ से ली मैंने ये वैल्यूज़ मेल्टिंग पॉइंट्स की? इनकी वैल्यूज़ स्टूडेंट्स मैंने हमारी ही बुक के डिफरेंट चैप्टर्स में से जो टेबल बने हुए हैं वहाँ से ली हैं। तो हमें पता चलेगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज़ हायर एंड देन सोडियम, फिर फास्फोरस। सल्फर हायर क्यों है स्टूडेंट्स? इसकी और फास्फोरस की कंपैरिजन कर लें। अगर आप यहाँ पर देखें कि सल्फर बाद में आता है तो उधर से तो डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन फास्फोरस जो है ना वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उसकी एटॉमिसिटी कम है, और सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उसकी एटॉमिसिटी ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़े तो फिर लंडन फोर्सेस भी बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हमें आइडिया के तौर पर मिल गई। और मैं आपको ग्रुप में यहाँ पर ट्रिक बता देता हूँ, हालांकि डिटेल डिस्कस नहीं करनी। ग्रुप 1A और ग्रुप 2A मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज इन ग्रुप। अगेन स्टूडेंट्स ये सॉलिड हैं और सॉलिड की रीजन मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं, वहां से देख लें। फिर ग्रुप 7A, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। स्टूडेंट्स ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का साइज बढ़े, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं, तो इस वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स टॉप टू बॉटम बढ़ती हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट्स पर आ जाए। बॉइलिंग पॉइंट्स स्टूडेंट्स, अगेन बॉइलिंग पॉइंट्स आर रिलेटेड विद बाइंडिंग एनर्जीज, बाइंडिंग फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट अगेन उसी तरह से रिलेटेड हैं, लेकिन इनका ज़्यादा ताल्लुक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस से होता है। इनका पैकिंग के साथ बड़ा कम ताल्लुक होता है, क्योंकि बॉयल तो लिक्विड ने करना होता है ना, तो मेल्ट सॉलिड ने करना होता है, तो उनके लिए पैकिंग इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स सेकेंड पीरियड में ये हम ट्रेंड लिखते हैं
अगर सेकेंड पीरियड को देखा जाए तो वो है क्या, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अगेन यहाँ तक आएंगे तो ये बढ़ेगा, उससे आगे जाएंगे तो ये कम होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए कॉमन स्टेटमेंट है बुक की, 4A तक बढ़ते हैं और आगे जाके कम होते हैं। अब सेकेंड पीरियड को जब हम इन डिटेल देखते हैं तो वी गेट बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद नियॉन। स्टूडेंट्स मैं वैल्यूज़ लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ऑक्सीजन -183, फ्लोरीन -188, तो ये उससे कम हो गया, नाइट्रोजन -196 और नियॉन -246। अब कार्बन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कार्बन आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती नहीं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट रिपोर्टेड नहीं है। स्टूडेंट्स चेंज आई है कहां पर, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में। राइट वाला कम होना चाहिए फ्लोरीन का, ऑक्सीजन ज्यादा है। अब नाइट्रोजन की भी चेंज है, नाइट्रोजन की भी एबनॉर्मेलिटी है इनके लिहाज से कि नाइट्रोजन इन दोनों से कम है। उसकी क्या वजह है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन में ना ट्रिपल बॉन्ड है और बॉन्ड लेंथ छोटी हो रही होती है, उसकी वजह से ये इफेक्ट क्रिएट होता है कि इसके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े से कम हैं एज कंपेयर टू द अदर्स। लेकिन मैंने आपको ये जनरल ट्रेंड में बुक ने डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ज़्यादा कौन है कम कौन है, तो फिर तो आपको अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ करेक्ट बताना पड़ेगा। तो मैंने इसमें यहाँ पर जो वेरिएशन आ रही है वो मैंने आपको हाईलाइट करके समझा दी है। देन थर्ड पीरियड की बात करते हैं। थर्ड पीरियड है क्या, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द वर्डिंग ऑफ बुक इंक्रीज है सिलिकॉन तक और उसके बाद डिक्रीज है, लेकिन जब आप इनको वैल्यूज देखते हैं तो वैल्यूज के हिसाब से हमें ये मिलता है एल्युमिनियम, सिलिकॉन उससे कम मिलता है, और मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, सल्फर, ये S8 में लिख रहा हूं एटॉमिसिटी, फास्फोरस P4, Cl2 और आर्गॉन। स्टूडेंट्स फास्फोरस और सल्फर में ये चेंज क्यों आई, एटॉमिसिटी की वजह से आई, ये एबनॉर्मेलिटी एक इसकी आपको नजर आ गई। अब एल्युमिनियम और सिलिकॉन में ये चेंज क्यों आई, एल्युमिनियम मेटल है और सिलिकॉन सेमी मेटल है, तो एल्युमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ड्यू टू द मेटालिक करैक्टर, और सिलिकॉन सेमी मेटल होते हुए भी मैग्नीशियम से ज़्यादा है और सोडियम से कम है। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर भी नॉर्मेलिटीज़ मैंने आपके सामने मेंशन कर दी हैं। अब मैं आपको ग्रुप की हिंट दे दूं, ये लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं। ग्रुप की हिंट क्या है, मैग्नीशियम इज मिनिमम इन ग्रुप नंबर 2A। मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2A में मिनिमम है, उसकी वजह क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसकी है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो रिलेटिवली लूज होती है। रुबिडियम इज मिनिमम इन ग्रुप 1A, और 1A और 2A का ट्रेंड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज डाउनवर्ड।
और मेल्टिंग पॉइंट्स भी डिक्रीज डाउनवर्ड। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और हाईलाइट कर दें कि मैग्नीशियम मेल्टिंग पॉइंट में मिनिमम इन ग्रुप है और रुबिडियम बॉइलिंग पॉइंट में मिनिमम इन ग्रुप है। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको हमारा ये लेक्चर बड़ा हेल्पफुल लगा होगा और आपको जो मैंने ये चीज़ें पॉइंट आउट करके दी हैं कि जो ट्रेंड बुक ने वर्बली लिखा हुआ है और उसको डिटेल से डिस्कस नहीं किया, एक्चुअली उसमें वेरिएशंस हैं, इनको आप बड़े अच्छे तरीके से याद करें। और ज़्यादा और कम के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने वो MCQs नहीं बनाए, वेरिएशंस आपके सामने पॉइंट आउट करके लिख दी हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये लेक्चर हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें। स्टूडेंट्स वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।